हेलो BLED थर्ड ईयर। हेलो एवरीबॉडी। और जैसा कि हमने कल अपने लेक्चर में कंप्लीट किया था, लास्ट लेक्चर में, तो हमने हिस्ट्री ही डिस्कस की थी। और आज भी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, जो पुरानी हिस्ट्री है, उसका रिवाइंड कराऊंगी, और नेचर और उसके अलावा इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। आपको इंग्लिश भाषा से घबराने की या फिर भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको केवल उसमें भाग लेना है, उससे भागना नहीं है। तो जितना हो सके आपको थोड़ा बहुत बात करनी है, थोड़ी बहुत जो है आप आपस में स्पीकिंग रखिए, नहीं तो शीशे से बोलिए, नहीं तो आप मोबाइल में कुछ ना कुछ स्पीकिंग का ऐप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मत स्पीकिंग करिए तो कम से कम राइटिंग तो अपनी अच्छी कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको फ्यूचर भी में कम्युनिकेशन करने में ईजी रहेगा। अब हम हिस्ट्री देखते हैं इंग्लिश की। तो हिस्ट्री में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारे ही देश में अंग्रेज़ों ने राज किया है, अंग्रेज़ों के देश में भी बहुत सारे अटैक होते रहे हैं, जिसमें से कि मेन जो अटैक्स थे वो कभी जर्मन लोग कर देते थे, तो इस भाषा का नाम प्रोटो जर्मनिक पड़ गया। एंग्लो सैक्सन लोग कर देते थे, एंग्लो सैक्सन पड़ गया, क्योंकि जैसे कि जहाँ की राजा की भाषा होती है, वो राजा अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करता है, और इसी क्रम में वो उस भाषा को भी, जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती है, उसको तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ा देता है। यही हुआ हमारी इंग्लिश के साथ। और हम आगे देखते हैं कि स्पेन के लोगों की भी यहाँ पे इसमें इन्फ्लुएंस आया, स्पेनिश और आपकी लैटिन। तो लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। ये है, मैंने पीरियड वाइज जो है इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करने की कोशिश की है। इसको पीरियड को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सेल्ट्स जो थे वो 55 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, तो 55 BC के पहले से ये लोग इन पे यहाँ पे रहते थे। और इस भाषा का अंग्रेजी एकदम, जो हम आजकल अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, ये पहले नहीं थी। तो ये सेल्ट्स के इन्फ्लुएंस में थी, यानी उसके प्रभाव में रहती थी। रोमन लोग आए 55 BC से 407 आफ्टर जो डेथ होती है क्राइस्ट की, तो 407 से उन्होंने करना शुरू किया रोमन लोगों ने। उसके बाद 407 से 787 में जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड रहा। ये लोग एंग्लो लोग रहे और उस पर राज करते रहे और अपनी भाषा का प्रचार करते रहे। फिर वाइकिंग लोग आए, वाइकिंग ने भी 1000 करीब 300 साल तक यहाँ पे राज किया, और राज करने के साथ साथ अपनी भाषा का प्रचार करते रहे। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है, नॉर्मन लोगों की जो विचारधारा है, वो यहाँ पे जो चली है 1000 AD से चली है। तो ये देखिए, मैंने एक डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें मैं समझती हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रीन वाले जितने भी देश हैं, इनमें ये इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, रोमानिया है। यहाँ पे रोमन लैंग्वेज का प्रचार था, तो ये रोमन से इन्फ्लुएंस था। ये रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है, पहचानते हैं इसे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है जर्मनिक लैंग्वेज जो है यहाँ पे फैली थी। ये जर्मनी है, देखिए ये जर्मनी है। जर्मनी के आसपास ऑस्ट्रिया और स्वीडन, इस नॉर्वे, यहाँ पे सब जगह पे जर्मन लैंग्वेज फैली थी। तो इंग्लैंड में, आधे इंग्लैंड में देखिए, आधे इंग्लैंड में ग्रीन है और बाकी में ब्राउन, यानी जर्मनिक। तो इसे प्रोटो जर्मनिक हम कहते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे कई भाषाओं का हमें देखने को असर मिलता है। अब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड जो देखते हैं, तो ये लोगों ने जो डिफरेंट देशों से, देखो ये एरो जो बने हुए हैं, कि यहाँ पे आके राज करना शुरू किया, तो फिर यहाँ पे उनकी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि इसे कैसे क्या नाम दिया जाता है। हम 4 पीरियड में मुख्यतः इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक अंग्रेज़ी है, ठीक है, बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश है। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में हम क्या देखने को देते हैं, जो सबसे पुराने जो लोग होते थे, ये अगर हम इनकी बनाई हुई रचनाओं को देखें तो हम पढ़ भी नहीं सकते। तो ये बियोफुल है, जो कि उस समय 400 से 1066 जो है AD में होते थे। और इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जो कि हाँ बहुत रेयर है, यहाँ इंडिया में मिल भी नहीं सकती। और मिडिल इंग्लिश में जब फेमस जो होने लगा था वो चौसर है। इसकी कैंटरबरी टेल्स जो थी ये फेमस थी, इसने काफ़ी लंबी लिखी थी ये किताब।
और इसके आगे भी पढ़ते हैं तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है। अर्ली मॉडर्न में शेक्सपियर आप सब जानते ही हैं, शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, ये सब लगते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो हम आ जाते हैं। तो इस समय हमारी मीडिया कम्युनिकेशन इनका बहुत डेवलपमेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी। तो ये जो मॉडर्न इंग्लिश है दैट इज़ ऑल इन न्यूज़पेपर, न्यूज़, टीवी चैनल्स, सब में ये मॉडर्न इंग्लिश है। अब हम देखते हैं लैटिन के कौन कौन से मुख्यतः वर्ड्स हैं। तो ये मैंने कुछ ही वर्ड छांटे हैं, इनको आप देख लीजिए। एम्बिगस, कलॉसल, इमोशन, एग्जैगरेट, हिस्ट्री, इमेंस, इंटेलेक्ट, मैग्निफिसेंट, मोनोपोली, नेशन, ओपोनेंट, कोटेशन, अल्टीमेट, वैक्यूम। ये वर्ड्स लैटिन है और इनको लैटिन भाषा के ही प्योरली वर्ड है और अंग्रेजी में मुख्यतः लैटिन वर्ड्स की बहुतायत रही है। ठीक है, तो अच्छा अब हम देखते हैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इम्पोर्टेंस में सबसे ज़्यादा, भाई आपको मैंने कल भी बताया, पिछले लेक्चर में बताया था कि इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है कि वो लिंक लैंग्वेज है, हमें एक दूसरे से लिंक रखती है। जैसे साउथ इंडियन से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने ही देश की बात कर लेते हैं, तो हम साउथ इंडिया में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कई मोस्टली साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं आती है। इसी तरीके से अब हम विदेश में कम्युनिकेशन की बात कर लें तो हम यूनाइटेड नेशंस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस में बट ऑब्वियस उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। यूनाइटेड नेशंस है, ये नोबेल है, ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ये किसको कंसिडर करता है, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, इन सब की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जबकि इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा दुनिया की बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है जो चाइना में बोली जाती है। तो अब इसी में मैं बात करूँगी, इंग्लिश जो है सेकंड सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज में से एक है। अब ये लिंक लैंग्वेज है, ये एयर लैंग्वेज भी है, ये लाइब्रेरी लैंग्वेज भी है। लाइब्रेरी लैंग्वेज का मतलब है हम लाइब्रेरी में जितनी बुक्स देखते हैं, देखिए इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि जो हमारी मास्टर्स की जो डिग्री है वो उन्हीं को अवार्ड होनी चाहिए जिन्हें अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान हो। तो अंग्रेज़ी का अच्छा जब ज्ञान होगा तभी उन्हें मास्टर्स डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, इस तरीके से कोठारी कमीशन ने कहा था। और ये भी कहा था कि लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं और जितनी भी इंग्लिश की जितनी भी रिसर्चेज हैं वो रखी होनी चाहिए। तो रिसर्च आपको हिंदी में या फिर मराठी में या गुजराती में या कन्नड़ में बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपको जो क्वालिटेटिव मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज होने का एक फ़ायदा ये उठाती है क्योंकि सभी देशों के लोग जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरा है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये आपको पता ही है, पूरे दुनिया में बोली जाती है। विंडो टू नेक्स्ट वर्ल्ड है, यानी अगर आपको बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रहना है, भाई आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी ये नई एक दिशा है। फिर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे मेन है, भाई मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हिंदी मीडियम भी स्कूल भी होगा, हिंदी टीचर भी रख रहा होगा, तब भी यही बोल के रखता है कि क्या आपको अंग्रेज़ी बोलनी पढ़नी लिखनी आती है, तो अगर आती है वो तभी अपॉइंट करते हैं। ट्रेड और कॉमर्स की सबसे ज़रूरी लैंग्वेज भाषा है, क्योंकि व्यवसाय जो है आज की दुनिया में हम सभी से व्यवसाय, भाई इंटरनेट की दुनिया है तो इंटरनेट बिना अंग्रेज़ी के तो चल नहीं सकता। तो इंटरनेट और ट्रेड होता ही इंटरनेट से है आजकल। तो हम बैठे बैठे जो है कितना ट्रेड कर सकते हैं घर से या अपनी कंपनी से, तो वो कैस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पॉसिबल है। और दूसरी ये सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि ये भाषा है साइंस, विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो हिंदी में तो पॉसिबल ही नहीं है, वो इंग्लिश में ही इनकी बुक्स हैं और इनकी रिसर्चेज हैं। और कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही मुश्किल है हिंदी में मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल्स है, यानी एमबीबीएस की पढ़ाई है, तो बिना इंग्लिश समझे सीखे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश का जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। अब मैं आ जाती हूँ इंग्लिश का रोल जो है एज ए स्कूल। अब स्कूल की बात कर लेते हैं, हम अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे एरिया में स्कूल के ऊपर से सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का प्रभाव है तो वो मदर टंग का है।
अच्छा, स्कूल करिकुलम यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी मदर टंग जो है वो हिंदी, मदर टंग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज कही गई है और नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो मातृभाषा हमारी हिंदी है। ये कोइंसिडेंस की बात है कि हमारी, यानी हम यूपी में रहते हैं तो हमारी मदर टंग जो है वही हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो हमारे लिए हुई सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे सपोज़ यहाँ देखते हैं कि मदर टंग किसी की कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु है, तो और नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसके लिए मदर टंग क्या होगी, पहली भाषा होगी, लैंग्वेज 1 होगी, और दूसरी भाषा क्या होगी, लैंग्वेज 2, वो नेशनल लैंग्वेज होगी, और तीसरी भाषा क्या होगी, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश होगी। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 नेशनल लैंग्वेज, और लैंग्वेज 3 इंटरनेशनल यानी लैंग्वेज 3 होगी उसकी इंग्लिश। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्कूल में। अब आ जाते हैं इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर क्या है कि ये नेचर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक है। हमारे जो इसकी जो फोनेटिक्स है, इसकी जो वोकेबलरी है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन की गई है और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है इंग्लिश को। पहले वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, नाउन्स पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर में प्रोनाउंस पढ़ाए जाते हैं, रूल्स पढ़ाए जाते हैं, टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद में जो है उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। तो ये क्या भाषा का क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक स्वरूप कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये सारे सिस्टम्स का ही सिस्टम्स है, यानी जितनी भी फोनोलॉजी है, जितनी भी ग्रामेटिकल सिस्टम है, ये साउंड है, तो वो इसमें ही इसी भाषा में जो है ऑपरेट करते हैं। जितनी भी मशीन्स हैं आप देखिए वो इंग्लिश में कमांड लेती हैं, जितने भी सिस्टम्स है, फोनोलॉजी है, वो इंग्लिश में ही कमांडिंग सारी एक्सेप्ट करते हैं। फोनोलॉजी मतलब कि आपकी जो भी साउंड सिस्टम है, ठीक है, फिनेटिक्स है। फिनेटिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ और किसी और क्लास में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, लैंग्वेज जो है वो आर्थिक अर्थपूर्ण है। तो अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल के क्या मतलब होता है कि वो एक जो है एक अर्थ जानता है हर चीज़ का, और उस अर्थ से बाकी चीज़ों को, बाकी दुनिया को वो समझ सकता है बच्चा। तो वो आगे चलकर एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे जो है ये आज हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट 2 टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, और थर्ड टॉपिक यानी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वाला जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी। बाकी ये नोट से देख के आप अपने फेयर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की थी काफ़ी डायग्राम्स वगैरह के थ्रू बताने की, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको और ज़्यादा नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये देखिए, मैं आपके लिए ये भी लाई थी कि एज एन इंग्लिश टीचर आपको ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो एज एन इंग्लिश टीचर आपकी क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं आप, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश टीचर के कि वो बच्चों से लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे और बच्चों को उसी में इंडल्ज करे, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करे। ये सबसे बड़ा इंग्लिश टीचर का रोल होता है। एक पार्टिसिपेंट और हेल्पर है वो, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट करती रहे। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इंग्लिश के, ये मैंने आपको करा दिए हैं कि आप थोड़ा सा सर्च करिएगा और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं, ये थोड़े से नोट्स हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट चाहे ले लें या फिर इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें फेयर कॉपी में। ठीक है, और आपका मेन जो वर्क होता है जो एज एन इंग्लिश टीचर, वो बच्चे में हैबिट फॉर्मेशन कराना होता है। हैबिट फॉर्मेशन के बाद जो है वो क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन, बच्चे में हैबिट आएगी तभी तो वो इंग्लिश बोलेगा। जब आप स्कूल में बच्चे को, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चे क्यों इंग्लिश में बात करना सीख लेते हैं अर्ली एज में, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की हैबिट डलवा दी जाती है और उन्हें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड से जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो इसमें आपका टाइम भी कंज्यूमिंग कम है, और प्लस आपकी जो है प्लानिंग कम रहती है, और बच्चा जो है डायरेक्टली आपसे कन्वर्सेट करता रहता है। मतलब उसे होमवर्क ज़्यादा करने की या फिर रूल्स लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस क्रम में जो है इंग्लिश टीचिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, इंग्लिश टीचिंग के यूजेस क्या क्या हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट पैदा करता है, एस्थेटिक प्लेजर देता है, सौंदर्यात्मक जो अनुभूति होती है उससे मिलती है, आप पोइट्री अच्छी अच्छी पढ़ते हैं तो उनसे मिलती है। ठीक है, अब आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी है, और इसमें फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।